ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट हम लेंगे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की डेफिनेशन से। ठीक है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का? ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज रिस्पॉन्स करें। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोक्सी, यस। देखो हाइड्रोक्सी टर्म बता रही है कि इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को करेक्ट करती हूँ और मैं ये कहूंगी कि इसमें हाइड्रोक्सी में क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। मींस कि इसमें हमारे पास ओ एच ग्रुप का एक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, ओ एच बॉन्ड होता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और इसमें ओ एच के तमाम कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। So, alcohols are the organic compounds containing at least one hydroxyl group. At least one OH group होगा, उनको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड अटैच टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसमें हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन टू कार्बन एटम्स होते हैं हमारे पास। इसमें आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। कार्बन जो है वो इसमें मस्ट है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके बाद जो जनरल इंफॉर्मेशन है हाइड्रोक्सी कंपाउंड की, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बाउंडेड टू अ हाइड्रोकार्बन चेन। आपके पास ये कार्बन की फॉर एग्जांपल एक चेन है, ठीक है। इस कार्बन की चेन के साथ यहाँ पे एक OH ग्रुप मस्ट अटैच होगा। ठीक है। सिंपल अल्कोहल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक मेथनॉल है और एथेनॉल है। बहुत आर सिंपल अल्कोहल्स। एथेनॉल और मेथनॉल सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल्स है। इसी तरह से हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल्स हैं उनमें हमारे पास कौन से आते हैं, फाउंड इन द बायोमोलिक्यूल्स सच एज शुगर, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। कोलेस्ट्रॉल हो गया या शुगर हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक लार्ज हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन आपके पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं वो आपके पास है मेथनॉल और एथेनॉल। ठीक है। यहाँ तक कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो तो मुझे बताएं, देन हम आगे मूव करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गई है सबको? मैम जी इसमें आगे। sp3 हाइब्रिडाइज के बारे में बता दें। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब ये है हमारे पास के, अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन जो है वो उसने नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है। और बाकी इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, राइट। इसमें जो कार्बन, अपने का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब देखिए कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये एक कार्बन है फॉर एग्जांपल, ये एक कार्बन है। इसने तमाम सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी इसका हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना ये कार्बन है, राइट। ये आपके पास क्या है, एक कार्बन है। इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 6। और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपके पास, 4, राइट। 4 होते हैं। अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो की होगी, वो जो 1s2 2s2 वो वाला आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम इसका कार्बन का देखें तो बनता है 1s2 2s2 2p। क्या आ जाता है आपके पास, 2p2 आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हम लोग फर्स्ट 1s2 को तो हम बीच में लाते ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास फर्स्ट शेल में आ जाएगा ना। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह 6 बन जाते हैं। तो फर्स्ट को तो हम बीच में लाते ही नहीं है। जो नेक्स्ट हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2s2 2p2 होते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा कि देखो आपके पास एक s है और आपके पास लाइक 1s है आपके पास, ठीक है। और बाकी आपके पास जो है वो p आ रहे हैं, मतलब के इसके पास इसमें 2s है, सॉरी 2s है और 2p है, राइट। इस तरह से होता है। लेकिन आपके पास वो कार्बन जिसने 4 बॉन्ड्स, सिग्मा के सिग्मा बॉन्ड्स बनाए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं ना, सिग्मा लाइक देखो कार्बन का भी सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, इधर भी इसने हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया होता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जो 3 कार्बन के साथ हैं
ये हैं सारे, लेकिन बाकी सारे हमारे पास पी ऑर्बिटॉल्स में आ जाते हैं, और एक हमारे पास एस में आता है, तो हम कहते हैं कि 1s और 3 जो है वो पी होते हैं। तो आपके पास ये जितने भी सिंगल बॉन्डेड वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं कि इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मीन्स के इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पी ऑर्बिटॉल में आते हैं। इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल बन जाते हैं। ठीक है, 1s और बाकी 3 जो है वो पी में होंगे। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड का। एल्कोहल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक तरफ तो उसने कार्बन अटैच हुआ है, बाकी सारे सब साइड से वो हाइड्रोजन अटैच होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ तक हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आगे हम अपने टॉपिक मूव करते हैं। टॉपिक हमारे पास है 10.1, विच इज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एथानोल। अच्छा, अब हम लोगों ने एक्चुअली इस टॉपिक में, इस यूनिट में क्या डिस्कस करना है, हम लोगों ने क्या स्टडी करना है इस यूनिट के अंदर। तो हम ये काम करने जा रहे हैं कि आपके पास जो यूनिट का नेम है वो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। जिस दिस मीन्स कि हम इसमें अल्कोहल को स्टडी करेंगे, अल्कोहल के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। हम लोग डिफरेंट अल्कोहल के कंपाउंड्स को इस यूनिट के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं कि वो जो आपके पास अल्कोहल का कंपाउंड है, जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, वो बना कैसे है, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन का जो नेम है वो है एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, हम एथेनॉल को तैयार करेंगे फॉर्मेंटेशन प्रोसेस से। सेकंड पे आके हम लोगों ने स्टडी करना है एथेनॉल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन। अच्छा, अब ना मैं आपको यहाँ पे एक समझाती हूँ, पहले तो स्कीम, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखिए, आप लोग का जो यूनिट है वो उसका नेम क्या है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास एटलीस्ट वन OH ग्रुप होगा, मींस के अल्कोहल होगा। अब हमने इस यूनिट में करना क्या है, इस यूनिट के अंदर अच्छा, सो हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपका यूनिट है, इसमें हम लोग टॉपिक नंबर जो 1 स्टडी करने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल। आपको पता है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो मेथनॉल है, मेथनॉल के बाद आपके पास जो है वो एथेनॉल है, उसके बाद आपके पास जो है प्रोपानॉल है। इस तरह से तमाम आपके पास जो है वो कंपाउंड्स होंगे अल्कोहल के। आज हम देखेंगे इस एथेनॉल को। हमने इस एथेनॉल की स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है, हमने देखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल, कि एथेनॉल को कैसे तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज में, कैसे इसको बनाया जाता है। अब हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग एथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं किस चीज को, एथेनॉल को। इसके बाद जो सेकंड मेथड हम फॉलो करेंगे, वो सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, वो सेकंड मेथड होगा हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन ऑफ एथीन के थ्रू भी हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग एथेनॉल को तैयार करेंगे। अब आपको पता है कि हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रा मीन्स क्या होता है, वाटर। हम लोग वाटर की हाइड्रेशन यानी कि इथीन की हाइड्रेशन करके, वाटर का रिमूवल करके हम लोग एथेनॉल को तैयार करेंगे। अब वन बाय वन हम स्टडी करते हैं अपने टॉपिक्स को। फर्स्ट आपके पास है मैम वाटर को ऐड नहीं करते? हाइड्रेशन में, सॉरी, वाटर को ऐड करके, शन, यस, वाटर को ऐड करके इथीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एथेनॉल को प्रिपेयर करेंगे वाटर को ऐड करके। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फर्स्ट पे, विच इज दी एथेनॉल बाय दी फर्मेंटेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन जो वर्ड है इसका सिंपली इसका मीनिंग है
एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट एंजाइम टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ठीक है, यानी कि सिंपली हम कहते हैं फर्मेंटेशन ये होता है, या तो फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल है ना। अगर आप सिंपली बात करें फर्मेंटेशन की तो इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना एक एंजाइम के थ्रू, जिसको हम कहते हैं यीस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल उसको हम लोग खमीर भी कहते हैं डेली लाइफ में। तो क्या होता है कि हमारे पास एनएरोबिक ब्रेकडाउन हम लोग करें ग्लूकोज का। अब एनएरोबिक का मतलब होता है एन, एन मींस एब्सेंट। एरोबिक, एरोबिक एब्सेंट है हमारे पास। क्या चीज? एरोबिक मींस ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, हम C6H12O6 को ब्रेक करेंगे, लेकिन हम ब्रेक करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे हम अपनी प्रोडक्ट को तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन का। और इसमें हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा? ईस्ट होगा, ईस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है और उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज द ईस्ट। यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया फर्मेंटेशन का। अब देखें, फॉर्मेंटेशन में हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6 है। कंडीशन क्या होंगी जब आप ये रिएक्शन करेंगे? तो उसके लिए आपको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा वो होगा 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एनवायरनमेंट होगी वो एनारोबिक होगी, मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगा। एंजाइम जो है वो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ईस्ट। और वो हमारे पास यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट काम करे, मीन्स के वो हमारे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो रिएक्शन को, ग्लूकोज ने ईस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन किया, इसका ब्रेक डाउन हुआ और रिजल्ट में हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है? एथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये आपके पास हो गया रिएक्शन। अब देखो इसके फीचर्स क्या क्या हैं इसके। इसमें क्या होता है कि जब आप लोग फर्मेंटेशन करते हैं एथेनॉल की, तो इससे सिर्फ वेरी के फर्मेंटेशन के थ्रू 10 to 15% एथेनॉल से प्रोड्यूस होता है सोल्यूशन के अंदर। एथेनॉल जो है वो सिर्फ 10 से लेकर 15% तक एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं यीस्ट को, YEAST, यीस्ट को हम यूज करते हैं। अच्छा, 10 to 15% एथेनॉल जो है वो हम लोग प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू। जब आप लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 15% तक एथेनॉल बनता है। हायर एथेनॉल कंसेंट्रेशन किल्स द यीस्ट। जब बहुत ज्यादा अगर एथेनॉल बनेगा तो यीस्ट को खुद ब खुद किल कर देगा, खत्म कर देगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यील्ड 96% एथेनॉल। अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, जो कि हम लोगों ने लास्ट यूनिट के अंदर भी हमने अपना टॉपिक पढ़ा था डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं तो उस तरह से आपको 96% एथेनॉल मिल जाता है। Remaining 4% water removed using concentrated H2SO4 to get absolute ethanol। जो बाकी 4% रह गया वो 4% क्या है? वो 4% उसके अंदर वाटर है, जिस वाटर को हम लोग बाद में रिमूव करके 100% एब्सोल्यूट एक्यूरेट प्योर प्योरेस्ट फॉर्म में एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है हमारे पास? अगर हम लोग इसकी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एथेनॉल की फॉर्मेंटेशन से, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये एक यूज यूज करते हैं रीन्यूएबल रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, यानी कि शुगर ऐसा रॉ मटेरियल जिसको हम लोग बाद में भी दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो कि हमारे पास बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात हमारे पास है रिक्वायर्स वेरी लो एनर्जी इनपुट। आपको ये काम करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ये आपके पास तमाम पॉइंट्स थे किस चीज के? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन। यहाँ तक तमाम पॉइंट्स थे फर्मेंटेशन के। अब कोई पॉइंट है किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ ले। मैम, जी, इसमें प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनेगी? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनेगी। देखो, जब आपने ग्लूकोज को का ब्रेक डाउन किया और इसके रिजल्ट में ईस्ट की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर इसको आप बैलेंस करें तो आपके पास एथेनॉल बन रहा है।
और एथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, मस्ट, यस मस्ट बनेगा। गैस तो कोई ना कोई रिलीज होगी ना, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन किसी का? बाकी सब क्लियर हो गया? सो तो नहीं कहे सारे? यस मैम। बाकियों की आवाज नहीं आ रही। कहाँ गए इब्राहिम, अब्दुलरहमान, फातिमा, नदीम, सलसबील? यस मैम क्लियर है। ठीक है। क्लियर। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अगर हम लोग इथीन की हाइड्रेशन करेंगे, अगर हम लोग वाटर को ऐड करेंगे इथीन में, तो रिजल्ट में एथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। रॉ मटेरियल आपके पास अब क्या है? इथीन आपका रॉ मटेरियल है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल, जिसको आप क्रूड ऑयल से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है आपके पास क्या होता है, पेट्रोलियम, उससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं इथीन को। वहां से आपने इथीन को लेना है, उसके बाद इसका रिएक्शन वाटर से करवाना है, मीन्स के स्टीम से वाटर ऐड करके आप उसको बॉईल करना है। वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और रिजल्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशंस आप प्रोवाइड करें वो कंडीशंस ये हैं कि टेम्परेचर आप देंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, प्रेशर आप प्रोवाइड करेंगे 6 atm। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जो आप प्रोवाइड करेंगे वो प्रेशर कितना होगा, 6 atm। इसके अलावा जो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज द H3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, या इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा जो की फीचर्स इस रिएक्शन के वो ये होते हैं कि इट पासेस पर पास कन्वर्जन आपके पास क्या होती है, ओनली 4% ऑफ द इथीन रिएक्ट्स विद स्टीम इन अ सिंगल पास थ्रू द रिएक्टर। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक वेसल है, या आपके पास एक फर्नेंस है, या एक बर्नर है, जिसमें आप लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है, इथीन को। ऊपर से आपने ऐड कर दिया वाटर, और नीचे आपने यहाँ पे बर्नर ऑन कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट मिल रही है, ये बर्न हो रहा है, यहाँ पे अंदर बॉइलिंग स्टार्ट हुई हुई है। कहा यह जा रहा है कि एट अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ 4% इथीन को यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। यानी कि एट द सेम टाइम आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 4% इथीन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल आटा गूंदना हो, तो आप एट द सेम मोमेंट कितना, एटलीस्ट कितना ही मैक्सिमम आटा गूंद सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, इस तरह से हम लोग एट अ टाइम से 4% इथीन को इस बर्नर में ऐड करके, उसमें वाटर ऐड करके, और हम उसका रिएक्शन करवा सकते हैं। अब्दुल रहमान ने कहा कि रिएक्शन दोबारा समझा दे। रिएक्शन देखो ये है कि अगर आप एक इथीन का रिएक्शन, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 का रिएक्शन अगर आप वाटर से कर दें, और तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास एक एथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स के ये जो वाटर है, अच्छा रिएक्शन देखो कैसे हुआ है। रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि वाटर है ना, वाटर में क्या होता है, H और OH होता है। ये H और OH वाला बॉन्ड इससे जब जाके इसके ऊपर अटैक किया, तो रिजल्ट में ये होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच हो जाएगा, और CH2 के एक कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। आपके पास जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ये आपके पास है रिएक्शन पहले वाला। ओके, पहले वाला बता देती हूँ। पहले वाला रिएक्शन आपके पास क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन। इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं, और इसका रिएक्शन करवाया, ब्रेक करके इसको इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। C6H12O6 एंजाइम आपके पास ग्लूकोज है, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं ईस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि आप इसमें ऐड करते हैं ईस्ट को, आपने इसमें ऐड कर दिया। रिजल्ट में क्या होगा, इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ये टूटेगा, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। आपके पास 6 कार्बन हैं, हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ जो एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे कार्बन देखो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन ही है, 2 2 से 4 हो जाएंगे। साथ हम लोग CO2 प्रोड्यूस करवाते हैं, 2 मोल्स ऑफ CO2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन देखो वो भी बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे 4 6 ऑप्शन पूरे हो जाएंगे।
हाइड्रोजन को देख लें यहाँ पे 3 4 5 6 6 2 12, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये रिएक्शन हुआ है। अच्छा, सिर्फ 4% आप इथीन एट द सेम टाइम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। रिसाइकलिंग में क्या होता है, द अनरिएक्टेड इथीन इज रिसाइकल्ड बैक इनटू द प्रोसेस, सो नथिंग इज वेस्टेड। जब आप ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के रिजल्ट में ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन किया और रिएक्शन के रिजल्ट में हम ये देख रहे हैं कि कुछ लाइक जब ये रिएक्शन हो गया, 4% आपने इथीन ऐड किया, उसमें वाटर ऐड करके प्रोडक्ट आपने बना ली। अब आपने एक चीज देखी कि कुछ परसेंट उस 4 में से भी कुछ परसेंट इथीन जो है रह गया, वो उसने रिएक्शन नहीं किया, वो अनरिएक्टेड बच गया, उसने रिएक्शन नहीं किया। तो आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उसका दोबारा से रिएक्शन करवाएंगे, दोबारा से उसको बर्नर में ऐड करेंगे, फिर वाटर ऐड करेंगे, दोबारा उसकी उसको उसको रिएक्शन करवा के एथेनॉल में कन्वर्ट जरूर करवाएंगे। आपने उसको वेस्ट नहीं करना। प्रोडक्ट की क्वालिटी किस टाइप की होती है, एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इज अबाउट 99 96% प्योर, which is then further purified to obtain absolute ethanol 100%। आपके पास ये जब आप करते हैं ना, ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन करते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास एथेनॉल बना है वो 96% प्योर होता है। फिर उस 96% प्योर एथेनॉल को भी हम लोग फर्दर प्योरीफाई करते हैं, उसको और हीट करते हैं, ताकि अंदर जितना भी कोई वेस्ट मटेरियल या कुछ डैमेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो अंदर बर्न हो जाए, जल जाए, और रिजल्ट में हम लोग 100% एथेनॉल को प्रोड्यूस करवाते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम द क्रूड ऑयल विच इज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इसको आप दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से अपनी फर्स्ट कंडीशन में दोबारा से इस रॉ मटेरियल इथीन को दोबारा क्रूड ऑयल की फॉर्म में, या एक दफा जब एथेनॉल बन जाएगा तो दोबारा उस एथेनॉल को आप इथीन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब सॉरी, आप इस इथीन को दोबारा से क्रूड ऑयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाई एनर्जी डिमांड, इसको इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेचर बहुत हाई, प्रेशर बहुत हाई, जिसकी वजह से बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। और जब आपको पता है कि जिस चीज़ की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है हम लोग वो काम नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग कोई और प्रोसेस यूज कर लें, हम उस प्रोसेस को उस पर ना जाए ताकि हमारी कम से कम कॉस्ट में हमारी जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाए। तो ये था आपके पास एथेनॉल बाय दी हाइड्रेशन ऑफ इथीन। ठीक है, इसके बाद आगे एक टेबल आपके पास बुक में है, टेबल में बात बताती हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। नो मैम। अब मुझे सबकी आवाज आएगी, मैं फिर आगे नो। स्टार्ट करूंगी। नो मैम। नो मैम। चलिए। ठीक है। क्लियर है। इब्राहिम भी रहता है। अच्छा, तो ये फीचर्स। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं टेबल हाइड्रेशन ऑफ इथीन वर्सेस द फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। हम देखते हैं दोनों में से हमारे पास कौन सा प्रोसेस ज्यादा बेनिफिटेड है। आइदर हाइड्रेशन ऑफ इथीन करने से हमारी प्रोडक्ट अच्छी बन रही है और हमें उसका फायदा है, कम कॉस्ट में हम तैयार कर रहे हैं, या अगर आप फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज करें तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ इथीन की, यानी कि अगर आप इथीन में वाटर को ऐड करके एथेनॉल की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो इसके लिए जिस सोर्स से आप इथीन ले रहे हैं वो आपके पास क्रूड ऑयल है और वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, हर दफा आपको जाके क्रूड ऑयल से एक न्यू इथीन बना के लाना पड़ेगा। एक दफा जिस इथीन को आप यूज कर लेंगे दोबारा से उसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज हमारे पास, पहली बात है, बहुत ही वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हर आप प्लांट से इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेंटेशन कर सॉरी अगर मैं यहाँ पे एथेनॉल को तैयार कर रही हूँ एक लैब में, तो मैं तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेंटेशन को प्रेफर करूंगी। सेकेंड को देखते हैं, प्रोसेस टाइप कौन सी है, कंटिन्यूस, एफिशिएंट एंड फास्ट। हाइड्रेशन का जो काम, का जो प्रोसेस है, इसकी जो मशीनरी काम कर रही होती है वो बहुत ही फास्टली वर्क कर रही होती है, बहुत ही एफिशिएंट और स्मार्ट वर्किंग होती है और कंटिन्यूस होती है, बीच में कोई स्टॉप नहीं होता। लेकिन ग्लूकोज की जो फर्मेंटेशन होती है एक लेस एफिशिएंट प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और दूसरी बात ये है कि बैच प्रोसेस है। बैच का मतलब है कि थोड़ा सा काम होगा, फिर स्टॉप होगा, फिर काम, फिर स्टॉप, इस तरह से करके काम, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड को देखते हैं कि हाइड्रेशन बहुत फास्ट होती है इसकी स्पीड, लेकिन फर्मेंटेशन बहुत स्लो होती है। प्रोडक्ट आपको बहुत ही प्योर देता है एथेनॉल, और जबकि फर्मेंटेशन के रिजल्ट में आपको जब एथेनॉल मिलता है वो इम्प्योर एथेनॉल होता है, उसको फर्दर प्योरिफिकेशन की जरूरत भी होती है। एनर्जी यूज की बात करें तो इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर और लो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब भी काम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास सब समटाइम्स जब आप चूंकि आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में,
तो पॉसिबिलिटी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएं। एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, आप फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज करके भी एथेनॉल तैयार कर सकते हैं और आप हाइड्रेशन ऑफ इथीन करके भी एथेनॉल तैयार कर सकते हैं, तो बताएं आप किसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, एज अ केमिस्ट आप किसको प्रेफर करेंगे। तो आपने आंसर किस तरह से करने, अगर आपके पास कुछ आपने पॉइंट्स को स्टडी कर लिया कंपैरिजन के, तो आप आंसर हमेशा इस तरह करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट है, ठीक है, मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट है इस प्रोसेस के लिए या इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट है, तो मैं हाइड्रेशन को प्रेफर करूंगा कि बेशक इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, खैर लगती है, लेकिन काम तो फास्टली हो जाएगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रेशन ऑफ इथीन हमारे पास 1 डे में इसका काम हो जाता है, तो फॉर्मेंटेशन आपके पास 6 डेज लगाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी जगह पे काम करूँ जहाँ पे मेरे पास इतना बजट नहीं है, इतनी इनकम मेरे पास नहीं है, तो देन मैं फर्मेंटेशन को प्रेफर करूंगा। बेशक 6 डेज लग रहे हैं, लेकिन मुझे एटलीस्ट प्रोडक्ट तो मिल जाएगी। तो आपने दोनों साइड से बात करनी है, क्योंकि देखो जहाँ इसके भी कुछ एडवांटेजेस है वहां पे इसके भी कुछ एडवांटेजेस है। इसका एडवांटेज ये है कि पहली बात है कि ऐसे सोर्स से मिल जाएगा जहाँ से हम लाइक बहुत इजीली उसको हम लोग ले सकते हैं प्लांट्स वगैरह से। दूसरी बात है, आप कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, लो एनर्जी में भी आप ये काम कर सकते हैं, कम बजट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो है वो प्रोसेस फास्ट है, प्योर एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको टाइम में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपकी एनर्जी टेम्परेचर वगैरह आपको बहुत हाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अच्छा, अगर आपको ये कहा जाता है कि अगर आप जस्ट वन साइड लेनी है, मीन्स कि आप आंसर अपने इस तरह से करें कि आप सिर्फ एक को प्रेफर करेंगे, तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे, आप हाइड्रेशन को प्रेफर करेंगे। क्योंकि आप अपने पॉइंट के जस्टिफिकेशन ये देंगे कि क्योंकि जब फर्मेंटेशन का रिजल्ट में एथेनॉल प्रोड्यूस होगा तो वो इम्प्योर होगा। उस इम्प्योर एथेनॉल को मुझे दोबारा से प्योर बनाने के लिए भी बहुत सी एनर्जी, बहुत सा टाइम और बहुत सा बजट उस पर लगाना पड़ेगा, तो मेरी बात ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाएगी बजट के अकॉर्डिंगली। तो मैं हाइड्रेशन को प्रेफर करूंगी, एटलीस्ट हाइड्रेशन के रिजल्ट में मुझे प्योर रिजल्ट तो मिलते हैं, प्योर मुझे एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट प्योर प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगी, इसलिए मैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन को प्रेफर करूंगी एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ तक हो गया हमारा, हमारी डिस्कशन इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है कंबशन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल की कंबशन से क्या होता है, अभी लास्ट लेक्चर तक आप लोगों ने, लास्ट टॉपिक तक हमने देखा था कि हम लोग एथेनॉल को तैयार कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, चाहे वो एथेनॉल है, वो मेथनॉल है, वो प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है, पेंटानॉल, जो भी अल्कोहल हमारे पास है, उसकी कंबशन कैसे हो सकती है। यानी इस अल्कोहल को बर्न करके हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और बर्निंग के रिजल्ट में क्या एडवांटेज और हमें क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि अल्कोहल की नेचर इस टाइप की होती है कि अगर कभी आपके पास अल्कोहल है और ये अल्कोहल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपने एक फायर का सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे आपका यहाँ एथेनॉल और यहाँ फायर का सिस्टम है, तो ये एथेनॉल इतने फ्लेमेबल होते हैं कि फौरन से इस फायर को कैच करके और जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है, अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स के फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, इजीली कैचेस फायर एंड बर्न्स, एकदम से वो दूर से फायर को कैच करता है और बर्न हो जाता है। Alcohol like methanol, ethanol, propanol are called as the flammable organic compounds because they contain a hydrocarbon chain with a hydroxyl group OH, and when exposed to a flame or spark, they burn very readily in the air. ऑक्सीजन। अच्छा, क्यों बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं, क्यों बहुत जल्दी बर्न होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, पूरी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, और O क्या होता है, ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन एकदम से जो ना वो फायर कैच करती है, इसी वजह से हम कहते हैं अल्कोहल बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं। दे बर्न इन एयर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोकार्बन चेन। कंबशन क्या प्रोड्यूस करती है, अगर आप कंबशन करते हैं किस चीज की, कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन से करना। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल एथेनॉल का रिएक्शन करें अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, और किससे करें, फॉर्मेंटेशन के थ्रू करें, इसको यूज करते होते हैं हम लोग एज अल्टरनेटिव फ्यूल, स्पेशली इन द कंट्रीज विदाउट लार्ज ऑयल इंडस्ट्रीज। वो कंट्रीज इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ऑयल की इंडस्ट्रीज नहीं है, वो एथेनॉल को ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को एज अ
फ्यूल यूज करते हैं। अब आप देखो जरा, अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एथेनॉल का, मेथनॉल को अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया इसका, तो रिजल्ट में क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर आपने एथेनॉल का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से करवाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भी प्रोड्यूस होगा, साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो मेथनॉल को या एथेनॉल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के जो प्रोडक्ट बनती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, इसमें हम इसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं एज अल्टरनेटिव फ्यूल उन कंट्रीज में जहाँ पे ऑयल जो है वो वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, उन एरियाज के अंदर। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। एक जनरल सी प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास कंबशन ऑफ एल्कोहल की, कंबशन होता क्या है, और दूसरी बात है कंबशन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर हो गया? जी क्लियर है। ठीक है। यस। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्कोहल्स एज अ फ्यूल। हम देखते हैं कि हमारे पास अल्कोहल की क्या क्या एप्लीकेशंस एज अ फ्यूल। ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे मेथनॉल को एज अ फ्यूल, हम डिस्कस करेंगे एथेनॉल एज अ फ्यूल, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। जितना जितना आज कवर कर लिया हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अल्कोहल तो ग्राफ से बनता नहीं गया। अल्कोहल को ग्राफ देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा अल्कोहल चाहिए तो आप उसको थोड़ी ग्राफ से बनाएंगे, कितने ग्राफ्स लेंगे। ठीक है। ग्राफ्स को भी ज्यादा ही करेंगे हम लोग इस तरह। तो बहुत ज्यादा वो थोड़ा बहुत अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो फिर आप वो, ये आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास मेथड है जिसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग ग्राफ्स के थ्रू अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। अगर हमें अल्कोहल बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर आप ग्राफ्स को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल मेथड पे जाना पड़ता है। अच्छा देखिए, मेथनॉल को डिस्कस करते हैं एज अ फ्यूल। सो इट इज यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कार्स, लो एनर्जी कंटेंट कंपेयर टू गैसोलीन, डीजल एंड एथेनॉल, और रिड्यूसेस व्हीकल ड्राइविंग रेंज मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल। कहा जा रहा है कि अगर आप लोग मेथनॉल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, यानी कि मेथनॉल का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से करके और इसका जो प्रोडक्ट बनती है उनको उनको हम लोग अगर एज अ फ्यूल यूज करेंगे, तो पहली बात है कि हम इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑक्सीजन की कम, अगर आपके पास सॉरी फ्यूल की कमी हो चुकी है, आपके पास ऑयल की कमी है आपके आपके एरिया में, तो आप इसको कार्स में एज अ ऑल्टरनेटिव सोर्स आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है और बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी ये। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल दूसरी वाली आप यूज करके, अगर आप जो नॉर्मल जो ऑयल्स में गाड़ी चल रही होती है, अगर आप उसको यूज करें, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लीटर ऐड करते हैं और आपकी जो कार है वो कवर करती है 3 किलोमीटर्स का एरिया, तो इसमें आपका 1 किलोमीटर का एरिया भी कवर नहीं करेगी। मतलब हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बना सकते हैं, लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं होते। ठीक है। मेथनॉल को अब एज अ फ्यूल इतना एफिशिएंट सोर्स हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एथेनॉल एज अ फ्यूल। मोर इफेक्टिव फ्यूल देन मेथनॉल, मेथनॉल ज्यादा अच्छा फ्यूल इसका होता है। प्रोड्यूसेस अबाउट 2/3 एज मच एनर्जी पर लीटर एज गैसोलीन। जिस तरह गैसोलीन की एनर्जी होती है, उसी तरह से हमारे पास ऑलमोस्ट का 2/3 पार्ट इसमें भी होता है, इसकी भी एनर्जी अच्छी होती है। ये भी काफी हद तक लाइक अच्छी फ्यूल्स में एनर्जेटिक फ्यूल होता है। हैज अ वेरी हायर ऑक्सीजन ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन। अच्छा, इस टेस्ट का मतलब समझे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? द ऑक्टेन नंबर measures a fuel's ability to resist knocking, early explosion of fuel in the engine. Ethanol's higher octane makes engine run smoother and safe. इसका मतलब ये होता है, ऑक्टेन का नंबर का मतलब होता है कि फ्यूल के पास कितनी एबिलिटी है कि वो रेजिस्ट कर सकती है नॉकिंग से। मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल आपने आपके पास ये फ्यूल है और आप इसको हल्का सा स्पार्क देते हैं, स्पार्क देते हैं आपने, ठीक है, स्पार्क आपने दिया, और कितने जल्दी ही रिजल्ट में एक फायर बर्न हो जाती है, आग लग जाती है। ये होती है उसका ऑक्टेन नंबर। ठीक है। तो एथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर है वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू मेथेनॉल। ठीक है। मतलब जो एथेनॉल की जो का जो फ्यूल है वो बहुत बेटर होता है एज कम्पेयर टू मेथेनॉल से। इस कॉमनली ब्लेंडेड विद पेट्रोल, ज्यादातर इसको यूज किया जाता है पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके, मिक्स करके यूज करते होते हैं इसको
10 to 20% आप पेट्रोल लेते हैं और उसमें इसको आप मिक्स करके एथेनॉल को उस पर आप यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं गैसोल। और इसको ज्यादातर मोस्टली ब्राजील में यूज किया जाता है। ठीक है, ब्राजील एक कंट्री है। इसके बाद हम लोग इसका बेनिफिट क्या होता है, ये आपके पास ऑक्टेन वैल्यू ऑफ फ्यूल की इंक्रीज कर देता है। मीन्स कि आप हल्का सा स्पार्क देंगे एकदम से ही जल जाएगा। दूसरी बात है, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को डिक्रीज कर रहा है और स्मोक कॉजिंग इमिशन को भी डिक्रीज कर रहा होता है। और ये हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है।